प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी जेआरएफ सीटेट पीजीटी टीजीटी की एक्सपीरियंस का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो क्लासेस हैं आप सभी को पता है कि सीटेट केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी नेट जेआरएफ 2022 एग्जामिनेशंस यानी 2022 में जितनी भी एग्जाम्स संस्कृत के रिलेटेड कंडक्ट होने वाली हैं वो सभी की जो जनरल क्लास हैं वो हमारी फिलोफॉर्म पर स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी को पता है आज हमारा क्लास नंबर 22 है। इसके पहले हमने 21 क्लासेस करवा ली है जो कि अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसको हमने डीपली सॉल्व किया है। तो जिन्हें भी हमारी जो अगली जो क्लासेस है वो नहीं देखी वो पहले तो उसको देख ले और जो अपनी प्रिपरेशन है वो उसको बढ़िया तरीके से करे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं तो सभी को नमः संस्कृताय। अंकिता मिश्रा जी और शीतल चौधरी जी सभी को नमः संस्कृताय। माई सेल्फ नीधु चौधरी सभी को पता है, मुझे बार बार इंट्रोड्यूस करवाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर ही स्टूडेंट हैं, वो सब डेली आते ही हैं। तो हम सीधा टॉपिक पर आते हैं कि हमारी जो फिलोफॉर्म की जो अलग अलग से जो ग्रुप्स बने हैं, जो संस्कृत का भी पर्टिकुलर ग्रुप है और पेपर फर्स्ट के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए भी ग्रुप्स बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलोफॉर्म का टीजीटी पीजीटी रिलेटेड एक ग्रुप है। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ क्योंकि आप अगर उसमें ज्वाइन नहीं हो तो वो पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो पहले ये ज्वाइन कर लो। फिर ये आपका जॉब रिलेटेड का है, जो जॉब अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बार बार कि कहीं पे भी वैकेंसी निकली है तो आपको इन्फॉर्म की जाएगी। अगर आपके नियरेस्ट प्लेस पर होगी तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसमें क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो सभी उसके रिलेटेड जॉब अपडेट का नाम का जो हमारा ग्रुप्स है वो भी आपको ज्वाइन करना होगा। ओके, और ये हमारे फिलोफॉर्म की क्या है तो हमारी एप्लीकेशन है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको उसमें नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, ओल्ड पेपर्स मिलेंगे और कुछ भी इंफॉर्मेशन होंगी, वो सब मॉक टेस्ट जो भी हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और ये बिल्कुल भी फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट अलग से करना नहीं रहेगा, वो आपको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। ओके, इज दैट क्लियर सभी लोगों को? और मुझे बार बार सभी का पर्सनल में डीएम आता है कि मैम हमें संस्कृत का मॉक टेस्ट दीजिए, मैम हमें संस्कृत का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो मैं आपको यही इन्फॉर्म करूंगी कि जो हमारी संस्कृत की जो फिलोफॉर्म के एप्लीकेशन है उसमें आपको संस्कृत का लैंग्वेज चूज करोगे तो आपको उसमें मॉक टेस्ट और जो भी मटेरियल्स हैं वो सब आपको मिल जाएगा। ओके, पूजा यादव जी, ओके, श्रीलेश जी यानी पूजा जी, गुड आफ्टरनून सभी को। जो संस्कृत का हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है सब्जेक्ट वाइज जो संस्कृत का है, तो ये हमारे चैनल यहाँ पे बनी हुई हैं, ये चैनल है संस्कृत फिलोफॉर्म की, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप्स में आपको अलाउ किया हुआ है। जिन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन किया हुआ है उनके जो भी डाउट्स हैं वो हम पर्सनली सॉल्व करते हैं। तो अगर आपका भी कोई डाउट्स है तो आप ये जो पहले ग्रुप्स है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके, सभी लोगों को क्लियर है? ये सब जो हमारा न्यूज़ है वो सब क्लियर है सभी को?
फिर ये हमारी एप्लीकेशन ही मैंने आपको अभी ही बताया कि आप उसमें ज्वाइन कर लोगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट रखे हुआ है, ये मॉक टेस्ट वाला है, ये मॉक टेस्ट का अंदर से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये हमारे एप्लीकेशन है। तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप पहले हमारे ऐप को ज्वाइन कर लो। ओके, टीजीडी पीजीडी का जो हमारा क्लासेस हैं उनका जो टाइमिंग है वो क्या है, तो ये देखते हैं हम। तो पहली क्लास हमारी 8 AM से स्टार्ट होती है करंट जीके की, फिर मैथ की होगी, फिर जीके की होगी, फिर हमारे संस्कृत की, सीडीपी सभी एग्जाम्स में आता है जो केवीएस एनवीएस के बच्चों हैं उनके लिए, फिर रीजनिंग की। इतनी क्लासेस आपको टीजीटी पीजीटी के लिए संस्कृत सब्जेक्ट की करनी है। ओके, मॉक टेस्ट बी है क्योंकि मुझे कल माया जी ने स्क्रीनशॉट बी भेजा था। जो इसमें जो ग्रुप्स हमारा बना है उसमें मैं शेयर कर देती हूँ, आप सभी को बता दूंगी, ठीक है। ओके, देन सीटेड बैच, तो सीटेड बैच के लिए आपको मैथ है लेना, फिर संस्कृत का है 1 PM को, सीडीपी का भी होगा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, फिर रीजनिंग का होगा। ये सब जो क्लासेस है वो आपको सीडीपी में लेनी है। ओके, नमः संस्कृत सुदाक्षी जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फटाफट से जाकर लाइक कर लो वीडियो को। अब अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपना जो ग्रुप है संस्कृत में उसमें शेयर कर लो, ठीक है। तो सभी बच्चों को बुला लो कि हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आपको ग्रुप्स में डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे पिनअप में आपको दिया हुआ है लिंक, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो हमारा ग्रुप्स है वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलते हैं हम आगे। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट। सभी लोग स्टार्ट हैं, पहले ये बताओ क्योंकि 1 PM हो चुके हैं तो सभी नींद में ना चले गए और जो अपना जो जोश है वो डाउन ना है, अपना जो मोरल है वो डाउन ना, तो अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छी से करनी है। तो एक बार रेडी कर लो कि यस मैम हम सभी लोग रेडी हैं, हम स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, चलो पहले मुझे ये बताओ कि हमने लास्ट जब क्लास की थी वो कौन से टॉपिक पर थी, मुझे पहले एक बार ये रिमाइंड करा लो। तो कौन कराएगा मुझे रिमाइंड? मैम संस्कृत के एक मॉक टेस्ट ही मिला। अच्छा, मॉक टेस्ट बहुत ही जल्द मिल जाएंगे क्योंकि अब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो सभी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, कोई ना, लेट हो गए हो तो अभी अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, अब ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो किस बेस पर थी, कौन सा टॉपिक हमने सॉल्व किया था वो मुझे बताओ फटाफट से।
आचार्य नागार्जुन, कब पढ़ा ऐसा? यस, नागेश भट्ट के बारे में हुई थी, नागार्जुन के बारे में नहीं हुई थी शताक्षी जी, देखो अच्छे से। तो हमने देखा था भट्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट, ऐसे जो दो टॉपिक्स थे हमने लास्ट क्लास में कवर करवाए थे। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्या रहेगा? लास्ट रहेगा प्रमुख आचार्य का परिचय। उसमें लास्ट के जो तीन हैं, जैनेन्द्र व्याकरण, कैयट और शाक्टायन, इतने जो लास्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो फरमाइश की जो क्लास है वो करेंगे, ठीक है। भट्टू जी दीक्षित के, यस ठीक है, आज की लास्ट पढ़ लो आचार्यों का परिचय। उसके बाद आपका जो फेमस है जो आपको पढ़ना है वो देखेंगे हम कल से। तो देखते हैं जैनेन्द्र व्याकरण। जो जैनेन्द्र व्याकरण है वो क्या है, उसकी रचना कैसे हुई, किस आधार पर हुई, और जैनेन्द्र व्याकरण का क्या महत्व है, वो सब हम आज देखेंगे। ओके, अच्छा, नागेश भट्ट को नागार्जुन लिखा दिया मैम, ओके कोई ना, ओके ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, कोई ना। चलो देखते हैं जैनेन्द्र व्याकरण। तो जैन धर्म की मान्यता अनुसार भगवान महावीर, जो कि जन्म से ही मति, श्रुति एवं अवधि ज्ञान के धनी थे, जो महावीर स्वामी हैं उनको क्या बताया है यहाँ पे कि जैन धर्म के मान्यता अनुसार जो भगवान महावीर हैं वो जन्म से ही मति वाले, श्रुति एवं अवधि ज्ञान के धनी थे। उनके माता पिता उन्हें अध्ययन हेतु एक अध्यापक के पास लेकर जाते हैं। उस समय सौधर्म देवलोक से देवराज इंद्र को यह बात पता चलने पर वो विचार करते हैं कि महावीर तो परमात्मा है एवं ज्ञानवान है, तो उनको ज्ञान लेने की कोई और नीड नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो उनके माता पिता को यह बात मालूम नहीं थी, तो मालूम कराने के लिए देवराज इंद्र जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके जो अध्यापक था उनके पास आए। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे क्या हुआ था। तो महावीर जो है वो परमात्मा है और वो ज्ञानवान भी हैं। इनके माता पिता को ये बात मालूम नहीं थी। उन्हें पढ़ाने के लिए पाठशाला लेकर आए हैं। तब इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करता है और उस पाठशाला में आते हैं और अध्यापक के सामने व्याकरण के जो कठिन प्रश्न हैं वो पूछते हैं अध्यापक को। जब अध्यापक हैं वो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तब जब महावीर है वो वर्धमान कुमार भी बोला जाता था महावीर को, तो जो महावीर वर्धमान कुमार जो है वो सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दिया था। ठीक है, इन जो सभी प्रश्न हैं उसका उत्तर का ही संकलन क्या है? जैनेन्द्र व्याकरण है। तो जैनेन्द्र व्याकरण में क्या हुआ था? तो महावीर जो भगवान हैं उनको शिक्षा के लिए कोई पाठशाला में ले जाए थे उनके माता पिता। तो वो पाठशाला के जो अध्यापक थे उनके सामने जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि व्याकरण का क्या है, ऐसे वैसे जो कठिन प्रश्न थे व्याकरण के रिलेटेड वो पूछे, पर वो अध्यापक थे वो ये जो प्रश्न है वो जो उसका आंसर है वो नहीं दे पाए थे।
तब वो आसानी से, जो महावीर जी है उन्होंने आसानी से उसके आंसर के दे दिए, और तभी ये जो प्रश्न और उत्तर दोनों का जो सम्मिलन है यानी संकलन जो है वो है जैनेन्द्र व्याकरण। समझ गए सभी लोग कि जैनेन्द्र व्याकरण क्या है? समझ गए? तब से ये जैनेन्द्र व्याकरण कहलाया। महावीर को जिन भी कहा जाता है। इंद्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जिन के द्वारा उत्तर दिया गया। महावीर को क्या कहा जाता है? जिन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जिनेन्द्र नाम कहा कैसे पढ़ा? तो महावीर को जिन भी कहा जाता है। तो इंद्र के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर उन्होंने जिन के द्वारा दिया। ओके, अतः यह जैनेन्द्र व्याकरण कहा जाता है। यानी जिन जो है वो महावीर। ओके, जिन प्लस इंद्र, जिन प्लस इंद्र यानी जैनेन्द्र। ओके, ये बात आपको याद रखनी होगी। जिन किसे कहला जाता है? तो महावीर को। और महावीर के ये जो क्वेश्चंस हैं जो इंद्र के द्वारा पूछे गए थे उसका आंसर महावीर ने जिन के द्वारा दिया था। तो उन्होंने जिन के द्वारा दिया हुआ प्रश्न के उत्तर और इंद्र के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न, तो जिन प्लस इंद्र यानी जैनेन्द्र। ऐसे जैनेन्द्र व्याकरण की रचना हुई। ओके, इज दैट क्लियर? उसके बाद हम थोड़ा परिचय देखता है आचार्य जैनेन्द्र के बारे में। तो व्याकरण के महान आचार्य जैनेन्द्र के पिता का नाम माधव भट्ट था। जो आचार्य जैनेन्द्र हैं उनके बारे में परिचय तो क्या है? तो व्याकरण के महान आचार्य थे। फिर उनके पिता का नाम क्या था? माधव भट्ट। तथा माता का नाम था श्रीदेवी। ओके, जैनेन्द्र आचार्य के माता का नाम था श्रीदेवी, पिता का नाम था माधव भट्ट और वो व्याकरण के महान आचार्य थे। ओके, ये कर्नाटक के कोले नामक ग्राम के निवासी थे। वो कहाँ के निवासी थे? तो कर्नाटक के कोले नामक ग्राम के निवासी। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 300 के पश्चात हुआ था। ये भी आपको जानकारी हेतु ध्यान रखना है कि जन्म उनका कब? तो विक्रम संवत 300 में हुआ था, पश्चात हुआ था। इनका घर का नाम क्या था? तो देवनंदी इनके घर का नाम था। ओके, ये एक दिन अपने घर के बगीचे में घूम रहे थे, तभी उन्होंने सांप के मुख में फंसे हुए मेंढक को देखा। अपने घर के बगीचे में खेल रहे थे, तब उन्होंने सांप के मुख में फंसे हुए मेंढक को देखा। इससे उन्होंने विरक्ति हो गई। ये देखकर उनको क्या हो गया? विरक्ति हो गई। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की तथा महामुनि हो गए। तब उन्होंने जो था वो देखकर उनको विरक्ति हो गई यानी वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने क्या किया? जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की यानी जैन की जो दीक्षा है वो ग्रहण की और फिर वो महामुनि बन गए। ठीक है, शब्दानुशासन संबंधी कथन की पुष्टि के लिए महामुनि द्वारा किवचित जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्र को प्रमाण स्वरूप उपस्थित किया। ठीक है, उसके बाद है पूज्यवाद स्वामी जी ने अपने जैनेन्द्र व्याकरण सूत्र में भूतबली, समंतभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्र तथा प्रभाचंद्र नामक पूर्वाचार्यों का निर्देश किया। ठीक है, कथाओं के माध्यम से इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि उन्होंने अपने पैरों के धोए हुए जल के स्पर्श से
लोहे को सोना बना दिया था। यानी कथाएं जब मिलती हैं, उनके बाद जो कथाएं मिलती हैं उसमें एक कथा ऐसी भी मिलती है कि जो उनके धोए हुए पैर थे, धोए हुए पैर का जो जल था, वो जल के स्पर्श करने से जो लोहा था उसको सोने में कन्वर्ट कर लिया था। ऐसी एक कथा मालूम पड़ती है। ओके, कथानकों में भी ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि ये पूज्यवाद मुनि बहुत दिन तक योगा अभ्यास करते रहे। किसी समय एक देव ने विमान में उन्हें बैठाकर अनेक तीर्थों की यात्रा कराई थी। ऐसे ये मुनि थे। तो कैसा, तो बहुत दिन तक उन्होंने योगाभ्यास किया। फिर भगवान ने एक दिन यानी देव ने उनको विमान भेजा और उसमें बैठाकर उनको तीर्थ यात्रा करवाई। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई। मार्ग में जब जा रहे थे तब मार्ग में एक जगह पर उनकी दृष्टि जो थी वो नष्ट हो गई। अतः उन्होंने शांत्यष्टक रचकर ज्यों की त्यों अपनी दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने क्या रचना की, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, उन्होंने शांत्याष्टक की रचना की और जो की त्यो जो दृष्टि थी वो उन्होंने प्राप्त कर ली। इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी हैं, तो देशभक्ति की है, जन्माभिषेक की है, सर्वार्थ सिद्धि है, समाधि तंत्र है, इष्टोपदेश है, जैनेन्द्र व्याकरण है और सिद्धि प्रिय स्त्रोत प्रमुख रचनाएं है। ओके, इज दैट क्लियर सभी लोगों को? उसके बाद के जो है कैयट, जैनेन्द्र व्याकरण की जो थी वो इतनी ही थी। उसके बाद है कैयट। कैयट के बारे में देखते हैं। तो कैयट जो है वो पतंजलि के व्याकरण जो भाष्य है उस पर प्रदीप नामक टीका के रचयिता है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि पतंजलि की जो व्याकरण भाष्य पर प्रदीप नामक टीका है वो किसकी रचना है, ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पतंजलि के व्याकरण भाष्य पर प्रदीप नाम की जो टीका है वो कैयट की रचना है। किसकी रचना है? कैयट की। ओके, देवी शतक के व्याख्याकार कैयट इनसे भिन्न है। ये प्रदीप नामक के जो कैयट है वो और देवी शतक के जो रचिता कैयट है वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। उनके पिता का नाम जयटोपाध्याय था। कैयट के पिता का नाम क्या था? तो जयटोपाध्याय था। अनुमान है कि वे कश्मीर निवासी थे। जो कैयट है वो कश्मीर निवासी थे। पीटसन ने कश्मीरी की रिपोर्ट में कैयट और उव्वट, ये दो कवियां हैं जो कश्मीर के हैं, कैयट और उव्वट दोनों। तो कैयट और उव्वट को प्रकाशक डर मम्मट का भाई और जयट का पुत्र कहा गया है। तो क्या कहा गया है? मम्मट का भाई और जयट का पुत्र। यानी जयट जो है, जयट वो पिता है। ओके, ये पिता है और उनके 3 पुत्र बताए हैं। पहला है कैयट, फिर है उव्वट और फिर है मम्मट।
ये तीनों को आपको पढ़ना है, ये हमारे संस्कृत में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके सभी लोग। उसके बाद है काव्य प्रकाश की सुधा सागर नामक टीका। 18वीं शती में के जो भीमसेन हैं उसमें कैयट और ओवट शुक्ल यजुर्वेद को सम्मट के भाष्यकार को मम्मट का अनुज और शिष्य बताया है। तो काव्य प्रकाश ये जो मम्मट है, हमने अभी देखा ये मम्मट, तो मम्मट की रचना कौन सी है? तो काव्य प्रकाश की रचना है मम्मट। काव्य प्रकाश की रचना मम्मट ने की थी। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो काव्य प्रकाश की जो सुधा सागर नामक जो टीका है, काव्य प्रकाश की टीका, तो टीका जो 18वीं शताब्दी में भीमसेन ने भी कैयट और अवट शुक्ल यजुर्वेद को सम्मट के भाष्यकार को मम्मट का अनुज और शिष्य बताया है। पर यजुर्भाष्य पुष्पिका में अवट या उवट के पिता का नाम वज्रट था। ऐसा कहां पे? तो यजुर्वेद भाष्य पुष्पिका में उवट के पिता का नाम वज्रट कहा गया है। तो ऐसा काफी विद्वानों ने ऐसा माना है कि वो मम्मट के भाई थे, और काफी ने ऐसा बताया है कि वो उनके पिता का नाम वज्रट था, यानी वो अलग थे, वो एक ही व्यक्ति नहीं थे। ठीक है। काश्मीरी ब्राह्मण पंडितों के बीच प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कैयट पामपुर या येच गांव के निवासी थे। कश्मीरी ब्राह्मण पंडितों के बीच प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कैयट पामपुर या येच गांव के निवासी थे। ओके। महाभाष्यांत पाणिनि व्याकरण को वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे। जो महाभाष्यांत की जो पाणिनि का जो व्याकरण है उसको वो कैयट जो है वो मौखिक ही पढ़ाया करते थे, यानी कंठस्थ ही था, उनको बुक्स की नीड नहीं रहती थी पाणिनीय व्याकरण पढ़ाने के लिए। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उदर पोषण के लिए उन्हें कृषि आदि शरीर श्रम करना पड़ता था, यानी उनकी जो दयनीय स्थिति थी, आर्थिक जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उसके लिए उनको उदर पोषण के लिए उनको और भी कार्य करना पड़ता था। तो क्या? कृषि आदि जो शरीर श्रम कार्य है वो उनको करना पड़ा था। ओके, हाउ इज द जोश? देवनंद कीर्ति कौन सी रचना है? देखना होगा शीतल जी। हाउस द जोश? अपना जोश है वो कैसा है फटाफट से कमेंट करो ताकि हम आगे चल पाए। सुपर, वेरी गुड। ओके देन आगे देखते हैं हम। एक बार दक्षिण देश के कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीर राज्य से मिलकर तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा कैयट के लिए एक गांव का शासन और धन धान्य संग्रह किया। एक बार क्या हुआ कि दक्षिण देश से जब कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट थे, उन्होंने कश्मीर राज्य से मिलकर तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा कैयट के लिए एक गांव पर शासन तथा धन धान्य संग्रह किया।
और उसे लेकर जब वे उसे समर्पित करने के लिए उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भिक्षा दान ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। तो जो कैयट का उनकी जो परिस्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको भेंट दक्षिणा के रूप में एक गांव का शासन और धन धान्य का जो संग्रह था वो जब उनको समर्पित करने के लिए गए तब उन्होंने वो भिक्षा दान स्वीकार नहीं किया था। वे कश्मीर से पैदल काशी आ गए और शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया। वही प्रदीप की रचना हुई। जो प्रदीप नामक की जो टीका है उसकी रचना वही हुई, यानी काशी में हुई। इस टीका ग्रंथ के संबंध में उन्होंने लिखा है कि उसका आधार भर्तृहरि वाक्य पदीयकार के भाष्य टीका है, जो अब पूर्ण रूप से अप्राप्य है। जो भर्तृहरि की जो वाक्य पदीय जो टीका है उसके आधार पर है, पर वो जो वाक्य पदीय जो टीका है वो अभी पूर्ण रूप से अप्राप्य है। ओके। प्रदीप में स्थान पर पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन हुआ है। प्रदीप नाम की जो टीका है उस पर स्थान पर क्या हुआ है, पतंजलि और भर्तृहरि का जो स्फोटवाद था उसका अच्छा दार्शनिक विवेचन मिल रहा है। ठीक है, एक्सीलेंट, ओके, वेरी गुड। उसके बाद जो लास्ट है शाक्टायन। कौन से हैं? शाक्टायन। तो उनका समय यहाँ पे बताया हुआ है पर्टिकुलर कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन हुआ? शाक्टायन हुआ। ओके। शाक्टायन नाम के 2 व्यक्ति हुए हैं। पहला जो एक वैदिक काल के अंतिम चरण के वैयाकरण है, जो वैदिक काल था उसका जो अंतिम चरण है उसके वैयाकरण है, और दूसरे 9वीं शताब्दी के अमोद वर्ष नृपतुंग के शासन में वैयाकरण। यानी पहला जो है वो वैदिक काल का है और दूसरा है वो 9वीं शताब्दी में जो अमोघ वर्ष था नृपतुंग के शासन के जो वैयाकरण है उनका बात है। ठीक है। वैदिक काल के अंतिम चरण 8वीं ईसा पूर्व के शाक्टायन संस्कृत व्याकरण के रचिता है। ये आपको याद रखना होगा कि वैदिक काल के जो अंतिम है 8वीं ईसा पूर्व, यानी ये जो है उसको संस्कृत व्याकरण के रचिता माना जाता है। उनकी कृतियां अब उपलब्ध नहीं है, किंतु यास्क, पाणिनि एवं अन्य संस्कृत वैयाकरण ने उनके विचारों का संदर्भ दिया है। यानी यास्काचार्य जब निरुक्त की रचना की, पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी की रचना की, और अनेक ऐसे जो संस्कृत के जो रचनाकार है, वैयाकरणों हैं, उन्होंने इनका नाम अपने जो संदर्भ ग्रंथ है उसमें संदर्भ सूची में लिया हुआ है कि शाक्टायन का जो ग्रंथ था उनका नाम। ठीक है, तो ये सबके पहले के होंगे। ठीक है, इस बात के प्रमाण है कि प्राचीन जैन व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी से पहले अस्तित्व में आया है। यानी जो पाणिनि हैं, यास्क हैं, उनके पहले से ही ये अस्तित्व में आया है, ऐसा प्रमाण देते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में पाणिनि ने कई प्रसिद्ध वैयाकरणों का उल्लेख किया है जो अतीत में अस्तित्व में था। ऐसा ही एक लेखक था शाक्टायन आचार्य, जिनकी पुस्तक प्रार्थना से शुरू होती है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह जैन आदेशक थे। ठीक है, उनकी जो पुस्तक की जो शुरुआत है वो प्रार्थना से हुई है, और उसमें जो इंगित किया हुआ है वो उस पर से ऐसा लगता है कि वो जैन के आदेशक थे। ओके।
शाक्टायन ने तीर्थंकर महावीर को श्रद्धांजलि देकर अपना काम शुरू किया था। यानी जो महावीर जी हैं उनको श्रद्धांजलि देकर शाक्टायन ने अपना जो काम था वो शुरू किया था। शाक्टायन का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द अंततः किसी न किसी धातु से व्युत्पन्न है। ठीक है, क्या? तो जो शाक्टायन का जो विचार था कि सभी संज्ञा जो है वो किसी न किसी धातु से ही बनी है, धातु के प्रत्यय और उस पर से जो बनती है वो संज्ञा है, ऐसा उनका मानना है। संस्कृत व्याकरण में यह प्रक्रिया कृतः प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। ये संस्कृत व्याकरण में यह जो प्रक्रिया है वो कृत प्रत्यय से उपस्थित है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, संज्ञा जो है वो क्या है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। संज्ञा जो है वो सभी किसी न किसी धातु से व्युत्पन्न होती है। ओके, उसके बाद है पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा और यह भी कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलचाल में आ गए हैं और उनमें धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। जो पाणिनि है उनका जो मत है यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो विषय है उस पर कोई आग्रह नहीं रखा, यानी ये होता है बट ये ही होता है ये नहीं रखा। और यह भी कहा कि बहुत से ऐसे जो शब्द हैं वो लोकचाल की जो बोलचाल की जो भाषा थी उस पर से आए हैं, तो उसमें जो धातु पकड़ है, जो धातु प्रत्यय की जो पकड़ है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, शाक्टायन द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र लक्षण शास्त्र हो सकता है। शाक्टायन द्वारा जो रचित व्याकरण शास्त्र है वो क्या शास्त्र हो सकता है, तो लक्षण शास्त्र हो सकता है, जिसमें उन्होंने भी चेतन और अचेतन का निर्माण किया है। चेतन और अचेतन का निर्माण किया है। व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का भी वर्णन किया हुआ है। शाक्टायन ने क्या क्या कार्य किया है ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, सभी को क्लियर है ये सब टॉपिक्स? एक बार थंब कर लो, सभी को क्लियर हो तो। अगर कुछ डाउट्स हो तो वो भी पूछ लो तो हम सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपका जो डाउट्स है वो आपका जो क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो। अब अगर किसी टॉपिक्स के बारे में अगर बात करनी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मुझे ये बताओ कि सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अच्छा, तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो अगर शताब्दी भी पूछी जाएगी कि कैयट, ऊवट, शाक्टायन, उनकी शताब्दी दी होंगी, तो शाक्टायन की 8वीं, कैयट की कौन सी 9वीं, या ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऐसे भी पूछे जाएंगे कि
जो कैयट है वो उन्होंने किसकी रचना की थी। जो ये रचना के जो क्वेश्चन है सारे में जो शॉर्ट वीडियो है हमारा उस पर लेकर ही आती हूँ। आज भी हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो शुकनाशोपदेश है उसके रचयिता कौन है, क्योंकि ये रचयिता के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसीलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ठीक है। फिर ये भी होगा कि जो शाक्टायन है वो पाणिनि के पूर्वकालीन थे या नहीं, या उनमें जो प्रदीप नाम की जो टीका है वो किसने लिखी थी। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे, बट ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि ऐसे भी संस्कृत में जो परिचय है कवियों का वो भी आता है। और आज लास्ट था, हमने करीबन 15 जो कवि हैं उनका डीपली जो है वो पढ़ा है। हमने 4-5 दिन तक यही पढ़ा है। नेटवर्क इश्यू है शीतल जी। और सभी लोग पहले मुझे अपना जो ग्रुप्स है उसमें ज्वाइन हो कि नहीं मुझे ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे पिनअप की हुई है फिल फॉर्म करके येलो में, तो आपको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है पहले। देवी शतक के जो कैयट हैं वो ये कैयट से अलग हैं। हमने अभी करवाया ना क्लियर आपको। ओके देन हम चलते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्या होगा मुझे बता सकते हो आप? अमेजिंग करके मुझे बता सकते हो कि आपकी जो मोस्ट मांग थी कि हमें ये क्लास करना है वो क्या थी? मुझे ये बताओ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कल जो क्लास है उसमें। गूगल मीट कर लीजिए, शताक्षी जी ऐसा बोल रही है। तो शताक्षी जी हम संडे को गूगल मीट करें। शिलालेख पर होगी, सभी को बोलना है, क्या होगा? मॉक टेस्ट आपको अपनी जो एप्लीकेशन है, ये देखो आप ऐप जो है हमारी
उसमें आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो सभी को ध्यान रखना होगा। ओके। संडे को 6 घंटे की क्लास है, कहाँ पर है? यस, हमारी जो लास्ट जो यानी हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास है वो अभिलेख और शिलालेख पर होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक नया है, तो आपके जो भी डाउट्स है वो सभी हम उसमें क्लियर करवाएंगे। पहले दिन हम 7 क्वेश्चंस लाएंगे, आपको उसमें बताएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, उसमें अंतर क्या है, ये सब आपको हम कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करवा लेंगे। ओके, सर का मैराथन है। ओके ओके। फिर हमारी जो नोट्स हैं वो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा टाइमिंग है सीटेट बैच, पीजीटी, टीजीटी और फीडबैक सभी लोग नहीं देते हो, पता नहीं क्यों, पर प्लीज़ दिया करो, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय सभी स्टूडेंट को। और अपनी जो प्रिपरेशंस है वो अच्छे से करो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, बाय।